हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ के अंदर हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जो है किस प्रकार के स्थल रूप या किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। इसमें देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। ये आपको पता है कि एक समान नहीं है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, देखिए जो हमने एक बार पढ़ा था कि पृथ्वी की जो आकृति है वो इस तरह से बिल्कुल गोल ना होकर क्या है, ध्रुवों के पास आकर यहाँ पर चपटी हो जाती है। दोनों ध्रुवों के पास आकर चपटी हो जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास आकर चपटी। जब ये चपटी है तो इस पर आकृतियाँ एक समान कैसे हो सकती है, वो एक समान नहीं हो सकती। वो आगे डायग्राम में अभी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ भाग जो है समतल है। अब ये देखिए कैसे समतल और कुछ भाग ऊंचे नीचे कैसे हैं। जैसे हमने एक बार एक डायग्राम बनाया था कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, जो है आपका सरफेस है। सरफेस के ऊपर फिर क्या हमने देखा था कि वहाँ जो है हमारे पर्वत है। तो ये क्या है, पृथ्वी के ऊपर ही है ना हमारे पर्वत। तो देखिए यहाँ हमारी समतल आई, यहाँ पर फिर क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए। उसके बाद देखिए फिर थोड़ी सी दूर आगे जाते हैं तो क्या है, हमारे जो है पठार आ जाते हैं। पठार के बाद जो है हमारा मैदान आ जाते हैं। ये क्या थे, ये हमारे थे पर्वत या माउंटेन। ये जो है हमारे प्लेटू या फिर आपके हैं जो पठार। और फिर इसके बाद यहाँ आ जाते हैं मैदान। मैदान के बाद जो है सारा जो जलीय भाग है, जो आपके सागर है, महासागर है, झील है, वो सारी आकृतियाँ यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो है पृथ्वी के ऊपर जो है ऊबड़ खाबड़ या फिर आप कह सकते हो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्थल रूप दो प्रकार के परिणाम स्वरूप बनते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो आपका है, एक तो है आंतरिक प्रक्रिया यानी कि इंटरनल फोर्स, दूसरा जो है आपका बाहरी प्रक्रिया या फिर आपका इंटरनल फोर्स। या इसमें देखिए फिर क्या है, आंतरिक प्रक्रिया के अंदर आंतरिक प्रक्रिया जो पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। अब इसके अंदर देखिए आप कि जैसे अब ये देखा आपने कि कुछ आंतरिक क्रियाएं, कुछ फोर्स हैं जो वो आपका जो है नेक्स्ट जो 7th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की बुक, जो उसके अंदर जो है बहुत अच्छे से समझा रखा है। यहाँ आपको जानना बस इतना ही ज़रूरी है कि ये जो है हमारी आकृतियाँ किस प्रकार की है और कैसे हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है, जैसे अब अभी आपने देखा कुछ आंतरिक फोर्स लगने से ही क्या है, चाहे उसके अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो फोर्स लगती है उससे क्या अंदर ही अंदर जो तापमान है या दबाव है उसके कारण जो है पृथ्वी के अंदर जो है चेंज आता है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अंदर चेंज आता है। उसी के चेंज आने के कारण क्या है, बल लगने के कारण, फोर्स लगने के कारण क्या है, कोई पर्वत बन गए, मैदान या जो पठार बन जाते हैं और उससे क्या है पृथ्वी की जो सतह है उठ जाती है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका बाहरी प्रक्रिया या इंटरनल फोर्स। इसमें देखिए क्या है, बाहरी स्थल की लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। बाहरी स्थल यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर के जो बल लगते हैं, जब जो आकृतियां हैं उनके ऊपर पृथ्वी के जो बल लगते हैं, जो वो क्या है किस किस कारण से लगते हैं, वो आगे देखिए कैसे है। पृथ्वी के टूट कर घिस जाने की को अपर्दन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी आकृति है वो अगर घिस कर टूट रही है उसे क्या बोलेंगे, हम अपर्दन बोलेंगे। अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। दोनों प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल वायु द्वारा होती है। अब ये देखिए इसमें एक बताया अपर्दन, एक बताया आपको निक्षेपण। वो कैसे होती हैं वो प्रक्रियाएं देखिए। मान लीजिए ये हमारी एक चट्टान है। ये जो चट्टान है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, हवा आई या बहता हुआ जल आया, उसके कारण जो चट्टान है, रोक है, उसके अंदर क्या है, क्रैक आ गई। क्रैक आने से क्या हुआ, ये जैसे कि आपने कई बार दरारें देखी होंगी, कई दरारें आ जाती हैं। आपने कई बार भूकंप के द्वारा भी देखा होगा कि मकानों में जो है थोड़े जो हल्के भूकंप आते हैं मकानों में दरार आ जाती है। तो उसी प्रकार क्या है, जो पृथ्वी के ऊपर जो बाहरी बल लग रहा है, जैसे हवा होगी, जल हो गया, या आपके देखिए हवा के कारण क्या है, कभी चट्टान जो कभी सूखी है या कभी
गीली है, जो मॉइस्चर के कारण है, आपके क्लाइमेट के कारण है, चट्टानें सूखी और जो है गीली होती है। तो वो जब एकदम से टेम्परेचर डाउन है तो वो क्या है, बिल्कुल गीली है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या है, वो सूखेगी। और सूखने के कारण जब हवा या बहता हुआ पानी आएगा उसके ऊपर तो चट्टान के अंदर जो है दरारें पड़ जाएंगी। दरारें पड़ने से उसके बाद क्या होगा, फिर जैसे जैसे मान लो कि ये दरारें हैं और फिर हवा ने क्या, या जो जल ने हैं उनके कणों को जो है तोड़ दिया, चट्टानों को इस प्रकार से तोड़ दिया। और फिर इसके बाद क्या है, आगे जो है टूटकर ये एक बार तो चट्टानें गिर गई, तो जब ये क्रैक आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रैक को तो बोलेंगे हम क्या है, अपक्षय, अपक्षय बोलेंगे इसे। और जब ये टूटकर अलग हो जाएगी तो उसको टूटकर अलग गिरने को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे अपर्दन, यानी कि इरोजन। इसे अपर्दन बोलेंगे और इसे हम अपक्षय बोलेंगे। इसके बाद जब ये हवा के द्वारा या बहते हुए जल के कारण क्या है, इस जो समतल एरिया के अंदर जो डिपॉजिट हो जाएगा, जो जितना भी ये छोटे छोटे कंकर पत्थर जो है हवा या पानी के द्वारा बहा कर लेकर आए जाएंगे, उसे फिर क्या है, हम एक स्थान पर जब वो यहाँ आकर इकट्ठा कर देंगी नदियाँ या हवा, तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। तो ये डिपोजिशन की प्रक्रिया है वो किससे होती है, और जो है आपका अपर्दन की प्रक्रिया वायु, जल और हिम के द्वारा होती है। किसके कारण होती है, वायु, जल और जो है आपकी हिम के द्वारा होती है। क्योंकि हिम के कैसे, कि हिम जो है पहले क्या है, बिल्कुल बर्फ़ के रूप में जमा है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या है, हिम पिघलना शुरू हो जाएगी, और जैसे हिम पिघलेगी तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो पानी फिर क्या है, अपर्दन करता हुआ नीचे आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट जो है आपका, हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठार, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो अभी अभी आपने यहाँ देखा, देखिए कि जो विभिन्न स्थल रूप है, आपके पहले पर्वत है, पठार है, मैदान, और फिर बाद में आपका सारा बच गया वो जल है, या फिर आपके महासागर कह सकते हैं उसे, सागर में या फिर झीलों में जो भी जल बच गया वो सारा आपका फिर क्या है, जलीय पार्ट बच जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो क्या है आपका पर्वत या फिर आपका माउंटेन। इसके अंदर देखिए आप, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई कैसे कह रहे हैं, वैसे तो हमने पढ़ा था क्या है, जो ये सी लेवल से क्या है, हमारी जो पर्वत की जो ऊंचाई नापी जाती है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर क्या है, हम सी लेवल के ऊपर तो नहीं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर ही खड़े रहते हैं, वहीं से हम देखते हैं कि इनकी ऊंचाई जो है प्राकृतिक है, या इसकी सतह की ऊंचाई जो है हमें प्राकृतिक दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्वत का शिखर छोटा एवं आधार चौड़ा होता है। अब ये देखिए, पर्वत की कोई भी चोटी है, मान लीजिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो आपने देखी थी 8,848 मीटर थी, जो हमने पहले पिछले टॉपिक में किया था, उसमें देखिए अब इसकी जो चोटी है, चोटी तो क्या है, हमेशा जो है पतली है या फिर संकरी है, और आधार जो इसका बेस है, जहाँ से पर्वत स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्या है, वो चौड़ा है। उसके बाद देखेंगे, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब जहाँ पर पर्वतीय एरिया, तो वहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमेशा ही क्या है, ठंडी हवाएं चलती रहती है, जो क्या है वहाँ पर फिर लोगों के रहने के लायक नहीं होती। और भी बहुत से कारण होते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है जनसंख्या या आपके जो है बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मेन कारण जो होता है, वहाँ की कठोर जलवायु भी होती है, वहाँ का उच्चावच भी होता है, वहाँ पर जो जमीन ज़्यादा जो समतल एरिया ना होने के कारण ये भी होता है। वहाँ पर धरातल जो है खड़ी ढाल वाला होता है। अब ये देखिए, धरातल जो बड़ी खड़ी ढाल का ही है, ये देखिए बिल्कुल जो इसका सर्फ एरिया है वो क्या है, बिल्कुल खड़ा है, खड़ा ढाल है यहाँ पर। और फिर खड़ा ढाल होने के कारण क्या है, तथा वहाँ पर कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। अब यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो क्या है, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा बनाकर की जाती है। तो इतने ही एरिया पर क्या है, कृषि कर रहे हैं, इतने एरिया पे फिर ये जो एरिया बच गया, फिर ये एरिया बच गया, तो इस इतने बहुत कम एरिया, और इसको पर्वतों को काट कर जो है, जो कृषि या किसान जो होते हैं वो इनको करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है, और इस पर जो है रहना मुश्किल हो जाता है पर्वतों पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्वत समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये तो आपने देखा था कि ये क्या है, आपका जो है पृथ्वी के ऊपर है, और जब यहाँ इसके अंदर भी जाते हैं तो यहाँ भी क्या है, हमें पर्वत देखने को मिलते हैं।
ये समुद्र के अंदर या आपके जो कह सकते हैं महासागर के अंदर भी जो है आपको पर्वत दिखाई देते हैं। उनमें जो आपके उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल है मोनाकी पर्वत, जिसकी जो है ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है और ये कहाँ है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के अंदर है। तो ये आपको यहाँ दिखाई देता है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रशांत सागर महासागर है जो आपका हवाई द्वीप है, उसके नीचे जो है कौन सा पर्वत है, या जो आपका प्रशांत महासागर है उसमें कौन सा पर्वत दिखाई देता है, तो उसका आप क्या कहेंगे, वो है आपका मोनाकी पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है आपका पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है, जैसे हिमालय। अब देखिए आप पर्वत, ये आपने देखा कि ये एक हिमालय पर्वत है, लेकिन ये क्या है, यहाँ भी क्या है आपको पर्वत देखने के मिल जाएंगे, यहाँ भी अलग सा पर्वत देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी अलग पर्वत देखने के मिल जाएंगे। तो क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये एक श्रृंखला के रूप में है, जैसे कि आपका हिमालय पर्वत। उसके बाद देखिए बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रेणियों के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल है तो ऐसे समानांतर ही एक दूसरे के, तो क्या है, ये बहुत बड़ी श्रेणियों में फैले हुए हैं, समानांतर फैले हुए हैं। इसके जो उदाहरण है वो क्या है, हिमालय, आल्प्स, एंडीज, और इसके उदाहरण है। ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। जो आपका आल्प्स पर्वत कहाँ है, ये आपका यूएसए में था। एंडीज पर्वत क्या है आपका साउथ अमेरिका में, यानी कि ये था आपका उत्तरी अमेरिका में, और ये आपका दक्षिण अमेरिका में। हिमालय जो है आपका एशिया में, आप इसको भारत में हिमालय में जो आपका नेपाल में कह सकते हैं और भारत में भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हिमानी या ग्लेशियर, जो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। अब आपके जैसे कि हिमालय है, हिमालय पर क्या है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी हिमानियां जो हैं, बहुत बर्फ के रूप में इस पर्वत पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है। और बर्फ जमी होने के कारण जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या है, वो नदियाँ जो ये बर्फ़ है वो नदियों की तरह बहना शुरू कर देती है, और नदियों की तरह बहने के कारण ही इनको क्या है, फिर हम हिमानी बोलते हैं। और ये ही हिमानी जो है आपकी जो हमेशा सदा नीरा जो आपकी नदियां होती हैं उनके लिए उपयोगी होती है। वही यही पानी जो है आपकी उन नदियों में जाता है जो हमेशा रहता है, उनको ही हम सदा नीरा जो है नदियाँ कहते हैं। उसके बाद आप देखिए पर्वत जो है कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत या आपका ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वोल्केनो माउंटेन। इसके बाद आप देखिए फर्स्ट देखेंगे आप इसमें जो है आपका वो है वलित पर्वत या आपका फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत आप देखिए, एक बात आपको मैं इसमें पहले ही समझा दूं कि वलित पर्वत क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपका एक ये पेपर लिया, ठीक है, इस पेपर को जब मैंने ये पेपर लिया, देखिए ये पेपर मैंने लिया, जब मैंने ये बिल्कुल प्लेन है, जब दो प्लेटें टकराई तो उससे क्या होगा, 2 प्लेटें आपस में टकराने से दोनों साइड का जो है फोर्स लगेगा और जो है आपका ये इस तरह का क्या है, इसके अंदर जो है वलन पड़ेगा और इसी को क्या है हम वलित पर्वत बोलेंगे। ये जो है इस तरीके से खड़ा हुआ जो है आपका वलित पर्वत कहलाएगा। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये देखिए कि दोनों तरफ से जो है फोर्स लग रही है। फोर्स लगने से क्या है, जो बाकी का भाग है जो समतल रह गया और बीच में से ये जो भाग है इस तरह से खड़ा रहने से क्या है, फिर हमारा वो जो है वलित पर्वत बन गया, जिसका उदाहरण जो है आपका हिमालय पर्वत एक इसका उदाहरण है। इसमें देखिए बताया क्या क्या गया है, इसमें जो बताया गया है वलित पर्वत हिमालय एवं आल्प्स जो आपका यूरोप में था। आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ शोंका आकार की है। अब ये जो उबड़ खाबड़ी है आपने देखा इसी मैप में देख लो। वैसे तो क्या पता कोई पर्वतों पे अच्छे से गया है या नहीं गया, लेकिन देखिए अब ये देखिए इस तरीके से वलित तो है लेकिन क्या है उबड़ खाबड़ है। कहीं पर ये देखिए ये इस तरीके का है, कहीं यहाँ उठा हुआ है, कहीं यहाँ धंसा हुआ है, तो क्या है इसे जो इसकी सतह है वो जो है उबड़ खाबड़ है।
भारत की नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका हर बार पेपर में पूछा जाता है कि जो आपकी वलित पर्वत या फिर सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, उसका आंसर हमेशा यही होता है कि जो अरावली पर्वत है वो आपका सबसे पुराना पर्वत है। और कौन सा पर्वत है, वो एक आपका फोल्ड माउंटेन या फिर आपका वलित पर्वत है। उसके बाद देखिए, अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला धंस गई है। अब देखिए, जैसे ये आपका अरावली पर्वत है, मान लीजिए कि ये आपका अरावली पर्वत है, जो अभी आपको प्रक्रिया ये वाली समझाई गई थी, इसमें भी क्या हुआ, ऐसे हवाएं आई, हवाओं ने क्या किया, इसका अपरदन करना शुरू कर दिया। पक्ष अपरदन के कारण क्या है, अब ये धीरे धीरे जो है छोटा होता जा रहा है, या फिर ये धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, उस समय तक शायद हम तो नहीं रहेंगे, तो उसमें क्या है, ये जो है बहुत ही छोटा होता जा रहा है। पहले ये बहुत पुराना है लेकिन ऊंचा भी था, लेकिन अब जो है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो जो है आपकी माउंट आबू एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर ही ऊंची बच चुकी है। सो सबसे ऊंची चोटी है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी ही जब 1722 मीटर है तो इसका ये जो भाग है वो कितना बचा होगा, और जो वो 1722 मीटर जो इसकी चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। इसमें आगे देखिए आप, उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत है। ये भी पुराने हैं लेकिन अरावली पर्वत जो है इनसे भी ज़्यादा पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका ब्लॉक माउंटेन या फिर आपका भरंशोत्थान पर्वत। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, जब एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है एवं खड़े रूप में विस्थापित हो जाता है तब वरहंसोत्पात पर्वतों का निर्माण होता है। इसको भी समझाऊंगी आपको। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणी कहते हैं। इनके उत्खंड को कहते हैं होस्ट पर्वत और जो आपकी द्रोणी है उसको बोलते हैं ग्राबेन। अब इसमें देखिए, फिर राइन घाटी और यूरोप में वासगेस या वासेज पर्वत ऐसी प्रणालियों के उदाहरण हैं। अब ये देखिए कि आपका जो भ्रंशोत्पान पर्वत है वो किस प्रकार का होता है। देखिए आपका, जैसे नेक्स्ट पेज मैं पे दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है या ये आपका सी पार्ट है, ये तीनों कोई पर्वत ही है मान लीजिए। उसके बाद जब आपने देखा कि कोई फोर्स लग रही है तो जो ये आपका ए पार्ट है वो अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन जो बी पार्ट था वो इस तरह से क्या है, नीचे धंस गया और सी पार्ट भी अपनी जगह पर स्थित है। तो जो कोई फोर्स लग रही थी वो क्या है, पृथ्वी के अंदर ही लग रही थी, नीचे की तरफ लग रही थी। तो नीचे की तरफ जो है फोर्स लगने से देखिए, ये ए पार्ट जो है इसका ऐसे का ऐसा ही रहा, बी पार्ट जो है नीचे धंस गया, सी पार्ट भी ऐसे ही रहा, और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी उसमें देखिए क्या हुआ कि जो खड़ा भाग रह गया, जो ऊपर उठा हुआ भाग रहा, उसी को हमने क्या बोला, होस्ट बोला, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ये दोनों साइड के जो है दोनों ही क्या रहे, होस्ट माउंटेन या जो आपका होस्ट पर्वत बोलते हैं, और इसको ही हम क्या है, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। लेकिन जो ये भाग धंस गया, जो बी पार्ट है ये धंसा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्राबेन, ग्राबेन बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे द्रोणीय, द्रोणिका, इसको बोलेंगे हम द्रोणिका। तो आपको ये समझ में आ गया। आपका ये जो है आपका डायग्राम भी बनाया हुआ है, आपकी बुक में दे रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, हिंदी में जो है आपका होस्ट पर्वत को उत्खंड पर्वत, और जो आपकी ग्राबेन या जो घाटी है उसको हमने बोला द्रोणी का भ्रंश। आपने एक चीज़ और देखी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें कई बार आपने सुना होगा कि जो आपके एमपी के अंदर जो आपके एक थी विंध्याचल श्रेणी, दूसरी है आपकी सतपुड़ा श्रेणी। विंध्याचल और ये है आपकी सतपुड़ा। तो किसी समय में क्या है, ये दोनों इकट्ठे एक ही पर्वत होता था,
लेकिन जब ये ऐसे ही फोर्स लगी होगी तो एक जो भाग है आपका ये खड़ा रह गया और नीचे धंस गया, कुछ भाग जो है इसका नीचे धंस गया। तो जो धंसा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। पहले एक दिन था जब ये बीच में भाग जो धंसा किसी दिन, तो ये जो बीच में भाग धंसा हुआ है, ये जो भाग है इसको हमने नाम दे दिया रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली या फिर आप इसको क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है आपका कि भ्रंश घाटी में बहने वाली आपकी नदी कौन सी है। तो जो इन दोनों के बीच में भ्रंश घाटी ये जो है आपकी यहाँ बहती है वो है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और अब इसके नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपका अजंता की पहाड़ियाँ, एमपी में ही आपने सुना होगा, बहुत फेमस है अजंता की गुफाएं या अजंता की पहाड़ी। तो इसके पास जो इसके नीचे से फिर जो बहती है आपकी नदी वो है ताप्ती नदी। आपके इसके नीचे बहने वाली नदी है ताप्ती नदी। उसके बाद आपने देखा कि अब इसमें जो आपकी याद करने वाली चीज़ है वो क्या है, एक तो आपकी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपकी भ्रंश घाटी में बहने वाली इंडिया के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं। तो अब इंडिया में जो आपकी एक ही नदी है वो है आपकी नर्मदा नदी। और दूसरी आपसे पूछ ली जाती है राइन नदी जो है, राइन घाटी वो कहाँ है। राइन घाटी आपकी यूरोप में है और वासेस पर्वत भी जो है आपका यूरोप में। राइन आप देखेंगे, राइन जो घाटी है इसमें एक आपकी राइन घाटी की जगह आपकी एक जो है राइन नदी भी है। राइन नदी जो है आपकी फेमस है वो किसके लिए है, वो कोयला के लिए, जो कोयला की नदी बोली जाती है उसको, राइन जो नदी है उसको कोयले की नदी बोली जाती है। और राइन घाटी जो है आपकी एक भ्रंश या फिर आपकी जो है ग्राबेन घाटी बोलते हैं, इसको भ्रंश घाटी बोलेंगे या फिर इसको हम ग्राबेन बोलते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या है, अब आप इसमें देखिए आपके बुक के अंदर ही बता रखा है कि ज्वालामुखी पर्वत है वो किस प्रकार के होते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में देखिए ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं पृथ्वी के अंदर जो है कुछ क्रियाएं या मैग्मा जो है दबा होता है। जो मैग्मा दबा होने के कारण जब वो मैग्मा बाहर निकलता है ज्वालामुखी के द्वारा, तो जो मैग्मा बाहर निकलता है वो क्या है इस तरीके से बाहर निकलता है और ठंडा होकर वो जमना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो जमना स्टार्ट करता है तो वो क्या है एक पर्वत की शेप ले लेता है। पर्वत की शेप लेने के कारण ये पर्वत और पठार भी हो सकते हैं। पर्वत के शेप लेने के कारण हम भी उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। देखिए यहाँ भी दिखा रखा है। और इसमें देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। जो ज्वालामुखी पर्वत है आपका, ज्वालामुखी पर्वत की क्रियाओं के ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही बनते हैं। अब ये किसी और कारण से नहीं, ये बल्कि सिर्फ जो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल लगने से ज्वालामुखी आए हैं उसी के कारण क्या है ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण जो है आपके अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो एवं जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जो अफ्रीका आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो जो है आपका किस प्रकार का पर्वत है, वो आपका जो है ज्वालामुखी पर्वत या आपका वोल्केन माउंटेन है। इसके बाद आपसे और ये भी पूछ लिया जाता है ये है कहाँ, तो अफ्रीका में। कई बार आपसे इसके मिलान करने भी दे दिए जाएंगे कि आप मिलान करो कौन सा पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ कहाँ है। तो अब एक आपका बनता है जापान का फ्यूजियामा पर्वत, ये भी आपका जो है ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद आप देखेंगे कि पर्वतों का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। अब इसमें देखिए जल के संग्रहण करता है। अब जो है हिमानियाँ हैं जो हमने अभी अभी आपको समझाई, हिमानी क्या है, वो बहुत सारा जल लेकर आती है और फिर वो नदियों का स्रोत है। अब उन्हीं हिमानियों से क्या है नदियों के अंदर पानी आता है और वो फिर नदियों के अंदर आप देखेंगे सिंचाई एवं और पन बिजली उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। अब सिंचाई के लिए जब पानी आ रहा है तो वो पानी कहाँ यूज़ किया जाएगा, पन बिजलियाँ बनाई जाएगी उसकी और वो सिंचाई के लिए आवश्यक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप इसका क्या है, इसमें क्या है आपका जैव विविधता। अब आपने देखा पर्वतों के एरिया में जो आपका है वहाँ पर बहुत सारे जो है जानवर है, पक्षी है, वो बहुत ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं, तो वो आपके जो है जैव विविधता कहलाती है। और विभिन्न उत्पादन
ईंधन, औषधीय पौधे, गोंद, चारा आदि के लिए भी आवश्यक है। पर्यटन व खेल गतिविधियां जैसे हिल स्टेशन और शिविर राफ्टिंग और रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग जो है आपकी, ये आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पे ही ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हिल स्टेशन पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर यही सारे खेल खेले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए पर्वतीय कृषि। अब आपको अभी बताया था कि जो है सीढ़ी नुमा इस प्रकार से जो है आपकी कृषि की जाती है पहाड़ों में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग आदि जो है यहाँ पर की जाती है। तो पर्वतों का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो है आपका वो है प्लेटू या फिर आपका पठार। अब वो किस प्रकार के होते हैं? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। कैसी होती है? उठी हुई और सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। अब देखिए जैसे ये आपका डायग्राम बना रखा है, ये आपका सी लेवल है और यहाँ पर देखिए आपको ये पठार दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके जो है पर्वत है, फिर जो है आपका मैदान आ जाता है और उसके बाद फिर जल आ जाता है। इसमें देखिए आपका यहाँ से फिर कुछ नदियाँ भी निकलती हैं। अब देखिए जैसे इस परिभाषा में बताया गया है, देखिए ये आपका बिल्कुल सपाट दिख रहा है, बिल्कुल मेज की आकृति की तरह मेज जैसे बना हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटू या इसको हम पठार बोलते हैं। वो अलग फोर्स है कि आपका किस प्रकार से जो है प्लेटू का निर्माण होता है, वो भी अभी आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट में देखिए आपका किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। अब ये देखिए ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है। तो ये देखिए खड़े भी हैं और सपाट भी हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने होते हैं। अब नए पुराने पठारों की बात करेंगे कि किस प्रकार से नए और पुराने पठार होते हैं। इसमें देखिए अब आप कि उदाहरण के तौर पर भारत में दक्कन का पठार, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। अब ये जो है आपके पुराने पठार हैं, जितने भी हैं ये आपके पुराने पठार हैं। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे पुराना पठार है और इसकी जो हाइट है वो आपकी है 4000 से 6000 मीटर जो है ये ऊंचा है। तो आपका अब ये देखिए कि तिब्बत का पठार जो है जैसे हिमालय नया है वैसे ही क्या है तिब्बत का पठार भी आपका नया है। तो इसमें जो है हिमालय से जब ये टकराया तो इसका निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में आपको सुन लीजिए कि जो आपका और दक्कन का पठार क्या है आपका, वो भारत में जो है और वो सबसे पुराना है, सदियों पुराना जो है आपका पठार है। जब हमारी भारतीय प्लेट और मेडागास्कर प्लेट और अफ्रीका प्लेट से टकराकर जो टूटने से के कारण जो है वो फिर क्या है ऊपर आ रही थी, तो हॉटस्पॉट से गुजरी। हॉटस्पॉट से गुजरने के बाद वो ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वहाँ लगातार क्या है बेसाल्टिक जो है लावा ऊपर निकलता रहा। लावा निकलने के बाद जब लगातार लावा निकलता रहा तो ठंडा भी हुआ। उसके बाद उसने एक पठार का रूप ले लिया, जिस पठार को हम दक्कन का पठार कहते हैं। इसको ये क्या है, ये जो हमारा किस किस प्लेट से टकराया था, जो हमारा जो आपके अफ्रीकन, मेडागास्कर और भारतीय प्लेट आपस में टकराई, तभी क्या है हमारे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है इसने फिर जो पठार का नाम उसी प्रकार से जब अफ्रीकी प्लेट जिस पठार को हम दक्कन के पठार से नाम से जानते हैं, उसी प्रकार ही क्या है हमारी अफ्रीकी प्लेट भी क्या है जब मूव कर रही थी तो अफ्रीका की प्लेट में युगांडा, केन्या, तंजानिया और इसका एरिया में बहुत सी क्रियाएं हुई, जैसे ज्वालामुखी क्रियाएं हुई और एक पठार का निर्माण हुआ जिसे हमने पूर्वी अफ्रीका का पठार नाम दिया। क्या नाम दिया? पूर्वी अफ्रीका के पठार का नाम दिया। और ऑस्ट्रेलिया में कुछ आंतरिक क्रियाओं की वजह से जो है हमारे पश्चिमी पठार का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हुआ पश्चिमी पठार का। और जब लगभग 6000 करोड़ वर्ष पहले, आज का नहीं है ये भी, जो आपका लगभग 6000 वर्ष करोड़ पहले क्या हुआ था, जब
भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के साथ टकराई तो तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। अब ये तो आपका क्या है, भारत का जो दक्कन का पठार है वो तो इससे भी ज़्यादा पुराना है, ये 6000 करोड़ वर्ष पुराना है, तो ये इससे भी ज़्यादा पुराना है। तो इसमें जब वे दोनों प्लेटें टकराई, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट जब आपस में टकराई तो तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। तिब्बत के पठार के निर्माण से जो एक नया पठार है, इसीलिए इसकी जो ऊंचाई है सबसे अधिक है। अब ये जब नया ही है तो क्या हुआ, इसकी ये पठार जब नया है तो इसीलिए क्या है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। अब जब नया पठार होगा तो ही ऊंचाई ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा तो उसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी। और जो ज़्यादा पुराना है वो कौन सा, आपका दक्कन का पठार है, इसीलिए उसकी ऊंचाई कम है। और तिब्बत का पठार जो है आपका विश्व का सबसे जो है पुराना पठार है, विश्व का सबसे पुराना पठार है। सॉरी, ये पुराना पठार नहीं है, ये आपका जो है नया पठार है, सबसे नया पठार है जो आपका 4000 से 6000 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इसमें जो है आपका पठारों का महत्व। अब पठारों का महत्व क्या क्या है वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पठारों का महत्व, खनिज की प्रचुरता। अब आपने एक इंडिया के अंदर सुना है कि छोटा नागपुर का पठार है, वो छोटा नागपुर का पठार है, उसमें जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, किस लिए उसमें खनिजों की प्रचुरता ज़्यादा है। वहाँ पर क्या है, लोहा, कोयला, मैग्नीज के भंडार है, और वहाँ पर एक जो है हुरन जलप्रपात भी है जो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका के अंदर कई खाने हैं जो सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपकी इस पठार की विशेषता के कारण ही है। जलप्रपात होते हैं यहाँ पर जो कि पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। अब आपने देखा कि जलप्रपात को देखने के लिए आपने देखा बहुत सारे लोग आते हैं। अब जैसे आपका जो धौलाधार जो प्रपात है जो एमपी में है, वो आपका नर्मदा नदी के ऊपर है, और नर्मदा नदी के ऊपर होने के कारण ये जो है एक आपका पर्यटन का बहुत अच्छा स्थान है, इसको देखने के लोग बहुत वहाँ आते हैं। कर्नाटक में जो है आपका जोग जलप्रपात है, ये जो जलप्रपात है आपके बहुत बार पेपर में आते हैं, कर्नाटक का तो मोस्टली पेपर में आता है कि जोग जलप्रपात है वो कहाँ पर है, और इसकी हाइट जो है आपकी 255 के लगभग है, 255 मीटर के लगभग है। और अब ये पहले क्या था, इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, ठीक है। और अब इसके जगह जो है इंडिया का जो है आपका कुंचिकल जो है जलप्रपात, वो जो है आपका सबसे ऊंचा हो गया है। उसकी हाइट 450 के लगभग है, तो इसकी एग्जैक्ट हाइट नहीं है लेकिन 450 के लगभग ही है इसमें, और ये भी है आपका कर्नाटक में ही, और ये भी आपका कर्नाटक में है। तो आपका पुराने क्वेश्चन में तो था जो सबसे ऊंचा जलप्रपात था वो था जोग जलप्रपात, लेकिन अब जो है आपका कुंचिकल जलप्रपात हो गया है। और जितने भी पठार हैं उसमें जो है काली मिट्टी की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्या है, लावा के ठंडे होने से बनते हैं, और लावा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा राख, कोयला, इस प्रकार के जो है बहुत से जो पदार्थ पाए जाते हैं, और वो जो काले होते हैं, इसीलिए जो है काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब वो है आपका मैदान। मैदान क्या होते हैं आपके, देखिए मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये आपने जो ये अभी डायग्राम देखा था मैदान के अंदर कि किस प्रकार से जो है आपके मैदान पाए जाते हैं, कितने नंबर पर आते हैं वो देखिए। आपके जो जैसे आपका क्या था, ये आपका एक भाग था, यहाँ पर क्या थे, पर्वत थे, पर्वत के बाद आपका जो शुरू हुआ वो आपका पठार, और पठार के बाद जो आपके बने मैदान, मैदान के बाद सारा जलीय एरिया, ये जो आपका था वो था मैदान। तो वो क्या है, आपके बहुत बड़े भाग में होते हैं, या समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। 200 मीटर की हाइट पर जब हम जाते हैं, 200 मीटर की हाइट से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो उनको पहाड़ियाँ, पर्वत बोला जाता है, लेकिन 200 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है वहाँ तक हम उसे मैदान बोलते हैं। कुछ मैदान समतल होते हैं, लेकिन कुछ जो है उबड़ खाबड़ भी होते हैं, इससे कुछ उर्मी एवं तरंगित हो सकते हैं। अब उर्मी और तरंगित देखिए कि कुछ ये जो कुछ मान लीजिए यहाँ पर एक यहाँ मैदान है, यहाँ मैदान है, ये मैदान तो है लेकिन क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। और इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अधिकांश मैदान नदियों या उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये आप एक डायग्राम के देखिए कैसे हैं, जैसे ये एक आपका पर्वत है,
ठीक है, पर्वत है। और जब आपका जो कोई भी बहती हुई नदी है जो यहाँ से निकली, नदी ने क्या किया, अपने साथ जो है अवसाद लिया, और ये आपका जो है मैदानी एरिया है, लेकिन क्या है पहले अभी उबड़ खाबड़ है। और फिर नदियों ने क्या किया, जैसे ये अवसाद है बहा कर लेके आई नदियाँ मैदानों में अवसाद को फिर क्या है आकर यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद क्या है वो बिल्कुल समतल हो गए, और फिर क्या है एक मैदान का निर्माण हुआ। और दुनिया में जितनी भी नदियां हैं उन्हीं के किनारे पर जो है ज़्यादा लोग बसते हैं, या उन्हीं के किनारे जो है जो आपकी प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी जो है नदियों के किनारे ही पाई गई है। और फिर जब इसमें हमारे मैदान का निर्माण होता है तो ये जो मैदान जो अवसाद जो नदियाँ लेकर आई हैं, ये अवसाद बहुत ही उपयोगी होता है। हमारी जो ज़मीन होती है उसको फर्टिलाइज़ करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और ये मैदान बनने के बाद सिर्फ कृषि के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मैदानों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, जो अभी आपको बता दिया गया। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े भाग एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में भी पाए जाते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका में भी पाए जाते हैं। जो आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं और चीन की यांगत्से नदी है, वहाँ पर जो है मैदानों की प्रमुख उदाहरण है। अब जो ब्रह्मपुत्र और इंडिया के अंदर आप जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाते हैं, गंगा नदी के मैदान में, या उसको बोलते हैं उत्तर मैदान। उत्तरी मैदान जो है आपका वो सारा गंगा की नदी के द्वारा ही बना हुआ है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र का मैदान है और चीन में यांगत्से नदी का मैदान है। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी हम मिलेंगे जो आपका होगा 7th चैप्टर। और उसके आप इसकी जो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।